नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक होंगे ये कामना करते हैं। और शिक्षण विधियाँ चल रही है अपनी हिंदी की। आपने हिंदी की शिक्षण विधियों का कहा मैंने डाला, परंतु आपका वो रिस्पांस नहीं रहा। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोला था। आपको मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपसे फिर कह रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है, तो आगे हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियाँ। हिंदी की शिक्षण विधियों में हम पढ़ ली थी हमने निगमन विधि, और उससे संबंधित ही आज हम पढ़ेंगे सूत्र विधि। उससे संबंधित आज क्या पढ़ेंगे? सूत्र विधि। ठीक है, अब ये सूत्र विधि क्या है और कहाँ इसका जिक्र किया गया है? तो देखिए, सूत्र विधि निगमन विधि का ही रूप है। वैसे तो निगमन विधि वर्तमान की है या नवीन कह सकते हो, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। जब गुरुकुल में बच्चे रहते थे तो उन्हें सूत्र रटाए जाते थे, श्लोक वगैरह रटाए जाते थे। तो इस विधि का जिक्र कहाँ किया गया है? तो इस विधि का जिक्र किया गया है पाणिनि का एक ग्रंथ है या व्याकरण कह दो, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। उस विधि में जो सूत्र दिए गए हैं उनको याद करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये विधि कहाँ से ली गई है? तो ये प्रश्न बनता है, तो ये विधि कहाँ से ली गई है? ये विधि संस्कृत जो भाषा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि है। तो ये विधि संस्कृत भाषा से ली गई है। ओके, तो सूत्र विधि है, स से सूत्र और स से संस्कृत। तो संस्कृत विधि कहाँ से आई? ये आई संस्कृत भाषा से। अब इस विधि में क्या होता है? तो इस विधि में क्या होता है? सबसे पहले अध्यापक क्या करता है? अध्यापक बच्चों के सामने सूत्र या नियम प्रस्तुत करता है। सूत्र या नियम प्रस्तुत करता है। अध्यापक बच्चों के सामने सूत्र और नियम क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। और उस नियम की क्या कर देगा? अध्यापक व्याख्या कर देगा कि ये नियम यहाँ लगेगा। तो उस नियम की क्या कर देगा? व्याख्या कर देगा। और बाद में क्या करता है? व्याख्या करने के बाद में उस सूत्र से संबंधित उदाहरण क्या करता है? प्रस्तुत करता है। उदाहरण क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। समझ में आई बात? क्या होता है इस विधि में? इसमें अध्यापक सबसे पहले बच्चों को सूत्र या नियम याद करवाता है या प्रस्तुत करता है, और उस सूत्र की क्या कर देता है? व्याख्या कर देता है कि ये नियम इस समय लागू होगा। अगर व्याकरण में देखें तो व्याकरण में सभी नियम हैं। ठीक है, और फिर उससे संबंधित क्या करेगा? उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इस विधि को निगमन विधि का ही परिष्कृत रूप कहा जाता है। प्राचीन समय में सूत्र विधि थी और नवीन समय में कौन सी है? ये है। तो ये अगर बात करें तो ये व्याकरण को पढ़ने के लिए कौन सी विधि मानी गई है? उत्तम विधि मानी गई है, क्योंकि व्याकरण में नियम अगर याद है तो आप व्याकरण को सोल्व कर सकते हो। तो ये व्याकरण के लिए उत्तम विधि है, जिसका जिक्र मैंने कल निगमन विधि में भी कर दिया था। तो ये इसकी व्याख्या थी। ठीक है, तो समझ में आ गया। सूत्र विधि निगमन विधि का परिष्कृत रूप है। सूत्र विधि प्राचीन समय में गुरुकुल में बच्चों को श्लोक वगैरह याद करवाने के लिए करवाया जाता था, परंतु वर्तमान में जो संस्कृत के जो आपने अगर किसी के पास संस्कृत है तो उसमें सूत्र रटाए जाते हैं, तो वही है ये। और इसका जिक्र पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ। ये संस्कृत भाषा से ली गई है। इसमें अध्यापक क्या करता है? सूत्र या नियम प्रस्तुत करता है बालकों के सामने, फिर उसकी क्या करता है? व्याख्या करता है, और व्याख्या प्रस्तुत करने के बाद में और उससे संबंधित क्या करता है? उदाहरण प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने। तो ये किस ओर चली? देखो, नियम से उदाहरण की ओर। और निगमन विधि भी किस ओर चलती है? नियम से उदाहरण की ओर। तो आपको सूत्र कल मैंने याद करवा दिए थे, सेम के सेम सूत्र इस पर फॉलो होंगे। ठीक है, तो ये विधि। अब इसमें क्या किया जाता है? तो इस विधि में नियम सेम निगमन विधि वाले गुण और दोष हैं इसमें। इस विधि में नियम क्या किया जाता? बच्चों को नियम कंठस्थ या रटाए जाते हैं। कंठस्थ या रटाए जाते हैं। ओके, तो इस विधि में बच्चों को नियम कंठस्थ या रटाए जाते हैं। नंबर 2 की बात करें तो ऐसा करने से बालकों कौन से बालक नियम याद कर सकते हैं? छोटे बालक तो कर नहीं सकते। तो ये कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी है? ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जिन बच्चों का मानसिक विकास हो जाता है उन बच्चों के लिए विधि क्या है? उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये भी। ओके, समझ में आ रहा होगा? या तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आप कह दो
तो हम लाइव आ जाया करेंगे। लाइव अगर क्लास के इच्छुक हो तो आप कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर लिखें कि आप लाइव आए। अपन लाइव आ जाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम बांध लेंगे, उस समय लाइव आकर पढ़ा दिया करेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो लाइव में कोई अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लाइव भी आ जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे देना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें सूत्र पूर्ण रूप से याद नहीं करवाया जाता कि क्यों बना। इसमें बच्चों को संक्षिप्त सूत्र याद करवाए जाते हैं, छोटे छोटे सूत्र याद करवा दिए जाते हैं, जिससे बच्चों को याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। याद करने में क्या होगी, आसानी। तो बालकों को पूर्ण सूत्र याद नहीं कराकर उस सूत्र का पूरा छोटा सा सार याद करवा दिया जाता है। इसीलिए ये संक्षिप्त सूत्र याद करने के लिए विधि प्रमुख है। नंबर 4 की बात करें, हिंदी में क्या काम आती है, तो देखो हिंदी व्याकरण में व्याकरण, लेख, निबंध, भाषण, ये कौशल है ना हिंदी के अंदर, ये सभी विद्याएं हैं। इन विद्याओं को सीखने के लिए इस विधि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो व्याकरण, लेख, निबंध, भाषण, लेखन, भाषण लेखन हो गया ना, या भाषण कौशल में सीखने में ये विधि क्या करती है, सहायता करती है। परंतु ध्यान रखना, ये विधि कौन सी है, ये विधि अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बच्चों को इसमें सिर्फ रटन तोतु बना दिया जाता है। बच्चे सिर्फ रटते हैं, बच्चे क्रियाशील नहीं रहते, खुद करके नहीं सीखते। इसलिए विधि कौन सी है, अमनोवैज्ञानिक है। और निगमन विधि भी क्या थी, अमनोवैज्ञानिक थी। आपको याद होगा तो सेम वही चीज है इसमें, और कुछ अलग नहीं है इसमें। इससे क्या होता है, बालकों की स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। बालकों की स्मरण शक्ति, बालकों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। कैसे होता है, का विकास होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ रट्टा ही रटा लगवाना है। आपको बालक क्रियाशील नहीं है, इसको सिर्फ मानसिक रटाना है, बच्चे को याद होना चाहिए सूत्र। तो इसमें बच्चे की मानसिक शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। ये आपकी छोटी सी विधि थी, सूत्र विधि, और सेम निगमन विधि जैसी है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन इससे संबंधित, निगमन विधि से संबंधित दूसरी विधि मैंने आपको कराई थी, पाठ्य पुस्तक विधि। ठीक है, वो भी सेम ही है। दूसरी मैंने आपको बताया था, निगमन विधि की 2 प्रणालियां हैं, एक पाठ्य पुस्तक विधि भी होती है। पाठ्य पुस्तक, या इस विधि को बोल देते हैं समवाय विधि। समवाय विधि एक ही बात है, समझ में आ गई बात। समवाय विधि, समवाय अगर बात करें कि समवाय शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, समवाय शब्द का अर्थ है कि मिलना। समवाय शब्द का अर्थ होता है मिलना। अब मिलना आपको पूछ सकता है कि समवाय शब्द का अर्थ क्या है, तो मिलना है। अब मिलना कैसे है, तो इसमें देखो, इसमें क्या होते हैं, 2 तत्व होते हैं। 2 तत्वों को एक साथ लेकर चलना। कैसे, देख लेते हैं। समवाय का अर्थ है जब आप बालक को कोई पाठ पढ़ा रहे हो, कोई भी गद्य या पद्य का पाठ आप पढ़ा रहे हो उसे। ठीक है, आपने गद्य का एक पाठ पढ़ा रहे हो, पद्य का कोई भी पाठ पढ़ा रहे हो। अब बालक को क्या करना है, पाठ के साथ साथ किसका ज्ञान देना है, व्याकरण का ज्ञान देना है। बस यही तो विधि है, साथ साथ चलना है। पाठ भी चल रहा है और व्याकरण भी चल रही है। कैसे, उसके अंदर कोई जैसे संधि का शब्द आ गया तो उसी समय बालक को रोककर संधि समझाई जाए, समास समझाया जाए। यानी इस तरह से व्याकरण से संबंधित जानकारी है, अलग क्लास न लगाकर उसी समय जब आप पाठ पढ़ा रहे हो उसी समय उसको ज्ञान करवा दिया जाए, वही क्या कहलाएगी, समवाय विधि। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि, कि पाठ्य पुस्तक में जो दिया गया है बच्चे को वो याद करवा दिया जाए। समझ में आ गई बात क्या है, कि इसमें 2 तत्वों को एक साथ लेकर चलना है। चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, कोई भी पाठ पढ़ा रहे हो व्याकरण का, उसके साथ साथ व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाए कि उस पाठ के अंदर जो भी शब्दांश आए हैं, जिनमें कोई संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम जो भी आए, तो उस बालक को उसी समय क्या करवा दिया जाए, व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाए। इसीलिए इस विधि को क्या नाम दे दिया, समवाय विधि, कि साथ साथ लेकर चलो। और पाठ्य पुस्तक में ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो विद्यार्थी को उसी समय ज्ञान करवा दे। इससे क्या होता है, अगर इसकी बात करें कि ये विधि लेके कौन आया था, तो इसकी सबसे पहले परिकल्पना किसने की थी, इसकी सबसे पहले परिकल्पना कि ऐसा करें कि पाठ पढ़ाने के साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जाए, तो ऐसे करने वाले कौन थे, हर्बर्ट।
ऐसा करने वाले कौन थे? हर्बर्ट मोजे ने इस तरह की कल्पना की थी। तो अगर पूछ ले समवाय विधि को आगे बढ़ाने का कार्य या परिकल्पना करने का कार्य किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। ठीक है, तो ये विधि इस तरह काम करती है। तो ये विधि की क्या काम करती है? तो ये विधि करती है आपको जो पहले ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान। अब कई बच्चे कहते हैं पूर्व कैसा जी? पहला जो ज्ञान है आपको, जो जितनी चीज आ रही है उससे आगे के ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए। संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए, ये क्या है? आपकी शिक्षण विधियां हैं। इसके अंदर अगर बात करें पाठ्य पुस्तक विधि की, तो इसके अंदर कौन कौन सी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। यहां से दोबारा करवा देता हूं। पाठ्य पुस्तक या गद्य या पद्य, बता दिया गद्य पद्य के दौरान कोई भी व्याकरण का टॉपिक आएगा उसी समय बच्चे को पढ़ा दिया जाए और व्याकरण की अलग क्लास न लगाई जाए। अब ऐसा करने से क्या होगा? तो ऐसा करने से बालक को व्याकरण के जो नियम होते हैं ना वो स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। व्याकरण के नियम पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होंगे। हाँ, वो बात उसके समझ में आ जाएगी इस पाठ में ये शब्द आया था और गुरुजी ने ये चीज बताई थी। इससे व्याकरण के जो नियम होते हैं पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा कि व्याकरण इसमें कहाँ है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा? जैसे मैं गद्य का कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ाते पढ़ाते बीच में व्याकरण को ले गया, तो बच्चे का जो ध्यान था वो क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और बालक उस विषय वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसीलिए विधि थोड़ी सी कक्षाओं में कम प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा करने से बालक में क्या होगा? जैसे मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ उस दौरान व्याकरण का ज्ञान देने लग जाऊँ तो बालक का क्या हो जाएगा? ध्यान भंग हो जाएगा। बालक का क्या होगा? ध्यान भंग होगा और वो क्या करेगा? विषय वस्तु से हट जाएगा। उसका ध्यान क्या हो जाएगा? विषय वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उससे उसका ध्यान क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसीलिए विधि सही नहीं मानी जाती। तो इसीलिए क्लासों में इस विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि का व्याकरण की अलग से क्लास लगा के फिर उसको समझाया जाता है। तो इस विधि से ध्यान भंग होता है। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक क्यों कहते हैं? तो देखो, पाठ्य पुस्तक इसलिए कहते हैं कि जैसे गद्य पद्य का कोई भी पाठ है तो ये पाठ्य पुस्तक में तो दिया गया है। अगर पाठ्य पुस्तक में कोई चीज दी जाएगी, समझ रहे हो ना, पाठ्य पुस्तक में अगर कोई वस्तु दी जाती है तो उसका व्याकरण ज्ञान उसी समय हो रहा है, तो इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? पाठ्य पुस्तक। अब ऐसा कब होगा? बालक कब सीखेगा? तो ऐसा कब होगा? जब बालक में दोनों चीज सीखने की कैपेसिटी हो जाएगी। यही तो बात है। जब आप छोटे बालकों को इस तरह से कराओगे तो ना तो उसे गद्य का समझ में आएगा और ना ही उसे व्याकरण समझ में आएगी। तो अब इसके क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं? ठीक है, तो अब इसके गुण तो ये हैं कि छात्र को मिलते जुलते विषयों का ज्ञान करवाया जाए। मिलते जुलते विषयों का ज्ञान करवाया जाए तो ये विधि कारगर सिद्ध है। मिलते जुलते पाठ्य वस्तु का ज्ञान करवाया जाए। कैसे? समझाता हूँ। पाठ्य वस्तु का ज्ञान करवाना, जैसे आपने कबीर के दोहे पढ़ा रहे हो, कबीर जी के दोहे पढ़ाए, फिर आपने रहीम के दोहे पढ़ाए, दोनों में आपने देखा कि दोनों में अलंकार, तब तो ये विधि कारगर सिद्ध हो सकती है। ठीक है, तुलसीदास जी के हैं, रहीम जी के हैं, तो इन दोनों को अगर मिलते जुलते एक जैसी पाठ्य सामग्री है तो ये विधि कारगर सिद्ध है। अन्यथा इस विधि से बच्चे का ध्यान भंग होता है और बच्चा दोनों चीज ही ग्रहण नहीं कर पाता, ना व्याकरण कर पाता है और नहीं पाठ्य वस्तु। ये इसका गुण है पहला, कि बच्चे को अगर कोई सेम पाठ्य वस्तु है उसका ज्ञान करवाया जाए इससे। तो ऐसा करने से बालक में कौन सा गुण विकसित होगा? तो ऐसा करने से बालक में होगा समाजीकरण। बालक में ऐसा कौन सा गुण होगा? समाजीकरण का गुण विकसित होगा। समाजीकरण का अर्थ है कि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं और उनमें से बच्चे को छंटनी करनी आ जाएगी कि ये लोग इस नेचर का व्यक्ति है, ये इस, तो इसमें समाजीकरण का क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। और ऐसा करने से सामंजस्य, बालक में जो सामंजस्य होता है ना, मैं ये करूं या न करूं, वो चीज क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। सामंजस्यकरण, सामंजस्यकरण पर भी बल दिया जाता है इसमें। ठीक है, कि कोई भी समस्या आएगी उसके लिए वो समाधान करने के लिए वो प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात? 2 नंबर की बात करें तो ये जो शिक्षा है ये क्या करती है? ये जीवन केंद्रित शिक्षा है। ये जो विधि है ये जीवन केंद्रित
कि जीवन में जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें एक साथ ही कर लो। जीवन केंद्रित कह दो तो इसे बुनियादी शिक्षा कह दो। जीवन केंद्रित या बुनियादी शिक्षा पर ये क्या देती है, बल देती है, शिक्षा पर बल। कौन सी विधि, पाठ्य पुस्तक या समवाय विधि। ठीक है, इसका एक फायदा है अध्यापक के लिए, अध्यापक को व्याकरण की अलग से क्लास नहीं लगानी पड़ती, व्याकरण की अलग से क्लास नहीं लगानी पड़ती, अलग से क्लास या कक्षा नहीं लगानी पड़ती, अलग नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, अगर वो अलग से कक्षा नहीं लगाएगी तो समय की बचत होगी कि नहीं होगी, तो समय की बचत होती है इससे। एक ये हो गया महत्वपूर्ण बिंदु कि अध्यापक को अलग अलग क्लास नहीं लगानी पड़ेगी, व्याकरण की उसी समय ज्ञान दे रहा है तो फिर क्या होगा, समय की बचत होगी। ठीक है, तो ये तो इसके गुण है 4। अगर इसके दोष की बात करें तो इसमें दोष क्या है, तो दोष मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें नियमों की, व्याकरण के जो नियम है, नियमों की पूर्ण समझ या नियमों का पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं होता, समझ नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि वो तो सिर्फ जो एक शब्दांश कह दो, वाक्यांश कह दो, वो आया उसी का ज्ञान दे रहा है, तो व्याकरण के नियमों की पूर्ण समझ नहीं होती। नंबर 2 की बात करें, ऐसा करने से समय क्या लगता है, कम लगता है, परंतु वो समय बालक के लिए क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, तो समय अधिक व्यय होता है। कैसे, जैसे मैं आपको आज तुलसीदास जी का एक चैप्टर करवा रहा था और उसके अंदर कोई पद्यांश आ गया ऐसा, तो मैं आपको समझाने लग गया कि इसके अंदर ये व्याकरण, ये रस है, इसमें ये छंद है, इस तरह की मैंने पूरी व्याख्या कर दी। और व्याख्या करने में मेरे पास 45 मिनट का समय होता है क्लास में, तो मेरा आधा समय तो व्याकरण में चला गया और मेरा पाठ पूरा नहीं हुआ। तो इस कारण से क्या होता है, इसमें समय थोड़ा अधिक लगता है। अध्यापक के लिए क्या है, व्याकरण की क्लास में ये इतना महत्वपूर्ण समय है। नंबर 3 की बात करें तो ऐसा करने से बालक में क्रमबद्ध, अब संज्ञा आ गई, सबसे पहले बालक को हम क्या कराएंगे, वर्ण विचार, फिर शब्द और फिर वाक्य विचार। 3 ही भेद होते हैं व्याकरण के, आपने देखा होगा। अब ये जो 3 भेद है उनका क्रमबद्ध ज्ञान हो सकता है क्या, उसे नहीं हो सकता, तो उसे क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान कि पहले क्या आएगा, पहले क्या होती है व्याकरण में, अब संधि आ गई तो संधि कराने लग गए, संज्ञा आ गई तो संज्ञा कराने लगे, ये कोई तरीका थोड़ी है। क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान देने में सक्षम नहीं है ये विधि, ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, ये सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी विधियां हैं, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये विधियां क्या है। ठीक है, तो ये विधि, इतने इसके गुण हैं, दोष हैं। ठीक है, तो याद रखना है, समवाय या पाठ्य पुस्तक का अर्थ है कि 2 सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलना है, यानी पद्यांश या गद्यांश के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करवा देना, ये आपका क्या कहलाएगा, पाठ्य पुस्तक विधि। अब कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर आप हिंदी की व्याकरण करवाइए, आपने कहा कि हिंदी की व्याकरण करवाई जाए, कोई बात नहीं, करवा देता, परंतु देखिए मेरे पास अभी समय बहुत ही कम है। आपको पहले मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हिंदी की शिक्षण विद्या, पंजाबी की क्लास भी मैंने आपके सामने डालने शुरू कर दी। जैसा भी टीचर मेरे को मिला, बहुत बढ़िया टीचर है, उनका कभी बोर्ड पे आए नहीं है वो, इसलिए थोड़ा झिझक है उनके मन में। बाकी टीचर यहाँ कोचिंग क्लासेज में पढ़ाते हैं, वो बहुत बढ़िया टीचर है, उनका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। तो हिंदी की बात करें कि अगर आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है तो आपको मैं एक चैनल बता देता हूँ, बहुत बढ़िया गुरुजी हैं ये, अच्छा एक्सपीरियंस है इनको। इनका चैनल का नाम है राजेश फुल्का, इस नाम से यूट्यूब पर इनका चैनल है। इस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर इनकी डेली लाइव क्लास आती है 10 बजे। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके लिए भी ये कुछ अपना बना रहे हैं। तो अगर इस चैनल को आपने ज्वाइन करना है तो नीचे में इस तरह का एक एरो का निशान होता है, आप वीडियो के नीचे देखेंगे ना, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, उसके नीचे मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, तो आपको हिंदी की सभी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, और जैसे मेरे को समय मिलेगा तो मैं हिंदी करवाने का प्रयास करूंगा आपको, परंतु अभी समय नहीं है। आपको मुझे पॉलिटिकल भी करवानी है, आपको आपसे वादा किया है। नंबर 3 की बात करें, भाषा संसर्ग विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है।
इस बात का ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, भाषा, यानी ये जब विधि पढ़ेंगे ना तो हमारा सिर्फ किस पे अधिकार हो जाएगा, भाषा पे अधिकार होगा। सेम पीछे वाली से मिलती जुलती विधि है ये। पीछे वाली में क्या कर रहे थे, गद्य पद्य के साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जा रहा था, परंतु यहाँ पर अब व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाएगा, न के बराबर दिया जाएगा। इस पे सिर्फ किस पे बल दिया जाएगा, भाषा पे बल दिया जाएगा। बस सेम विधि है। अब इसमें सहस्रंग का अर्थ पूछ सकता है आपको, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है समधन है सर्ग, और इसका अर्थ होता है कि साथ साथ चलना, साथ साथ। ठीक है, ओके। तो इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थी शुरू में, इसमें विद्यार्थी को, इनके प्रतिपादक वगैरह कुछ नहीं है, इसमें विद्यार्थी को शुद्ध भाषा, विद्यार्थी को शुद्ध भाषा, शुद्ध भाषा समझ रहे हो, कोई भी पाठ है वो अच्छे राइटर का होना चाहिए, अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, उस पाठ में कोई त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, उसकी भाषा बहुत बढ़िया होनी चाहिए, बालक के माइंड में उसकी छवि बन जानी चाहिए जो भी पाठ उससे पढ़ाया जा रहा है। तो इस विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा का सहस्रक करवाया जाए। सहस्रक का अर्थ है ज्ञान करवाया जाए साथ साथ में, कि भाषा, और भाषा सीखने के लिए हमें क्या सीखनी पड़ती है, व्याकरण सीखनी पड़ती है। परंतु ये विधि कहती है कि व्याकरण सिर्फ नॉर्मल तरीके से सिखाएं। अगर ऐसा आप करने लगे तो आपका जो पाठ्यक्रम है पूर्ण नहीं होगा और बालक में अच्छे भाषा के गुण विकसित नहीं होंगे। तो इसमें विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, इसमें विद्यार्थी को उत्तम लेखकों या बेस्ट जो लेखक होते हैं उनकी, लेखकों की रचना पाठ्य वस्तु के रूप में उन्हें देनी चाहिए, कि बहुत बढ़िया लेखक है, उनकी भाषा में एक बड़ी सुंदरता है, बालक को समझ में आ रही है, तो ऐसी भाषा इनके सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। अगर देखें तो प्रेमचंद जी का आपने उपन्यास वगैरह पढ़े होंगे, कहानियां वगैरह आपने खूब पढ़ी है, पंच परमेश्वर है, गोदान है, पढ़ा है ना। तो इस तरह की जो कहानियां होती है वो माइंड में बालक के छप जाती हैं, और उनमें जो शब्द होते हैं वो बालक के माइंड में इस तरह घर कर जाते हैं कि वो कभी भी पूछ लो आप उसे याद होगा। तो ऐसे उत्तम लेखकों की रचनाएं बालक को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए। तो पाठ्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, उत्तम लेखकों की होनी चाहिए। अगर इसकी बात करें तो ये विधि किस पे चलती है, तो देखना ये विधि चलती है किस पे, आगमन विधि पे आधारित है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना है कि आगमन विधि कौन सी, भाषा संसर्ग विधि किस पे आधारित है, तो ये आगमन विधि पे आधारित है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना, व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना, नियमों का ज्ञान कराए बिना, जब आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं करवाएगा अध्यापक, नॉर्मल तरीके से समझाएगा, उसमें व्याकरण के नियम वगैरह कुछ नहीं बताएगा, सीधा बताएगा, और व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान करे। व्याकरण का नियम याद नहीं करवाना है उसे। अगर व्याकरण का नियम याद कराने लगे तो पीछे वाली जो विधि थी समवाय विधि, उस पर फॉलो कर जाएगा। इसमें व्याकरण का ज्ञान नहीं कराना, इसके शुरू में शब्द क्या लिख दिया, भाषा। बच्चे को भाषा पे पकड़ बढ़ानी है तो उसे उत्तम लेखों की रचना दी जाए और भाषा के शुद्ध रूप का क्या किया जाए, उच्चारण करवाया जाए या अनुकरण करवाया जाए। ठीक है, तो इस विधि में ये करवाया जाता है। इसमें भाषा के शुद्ध रूप पर जोर देना है आपको, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाए। और ऐसा कब होता है गुरुजी, बता देते हैं, देखो कब होता है। आप कह दोगे हाँ गुरुजी ये वास्तव में ऐसा ही होता था हमारे साथ। जब आप छोटी कक्षाओं में थे तब आपको क्या करवाया जाता था, श्रुति लेख करवाया जाता। अध्यापक बोलता था वैसे का वैसा शब्द आप लिखते थे, याद होगा। अध्यापक अगर गलत बोलता था शब्द को तो वो भी क्या, बच्चे भी क्या लिखते थे, गलत। तो भाषा का उच्चारण अध्यापक भी सही करे और पाठ्य वस्तु में जो चीज दी गई है वो भी क्या हो, सही हो, तो बालक भाषा पर पकड़ बना सकता है। तो ये विधि, अब इसमें ये विधि क्या है तो ध्यान रखना, ये विधि मनोवैज्ञानिक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये विधि मनोवैज्ञानिक है।
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से बालक में क्या आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी। और ये विधि अगर मनोवैज्ञानिक है तो इस विधि में क्यों मनोवैज्ञानिक है, देखो क्यों है, तो देखो बालकों में इस विधि से पढ़ने से क्या होगा, बालकों में बुद्धि, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क यानी शब्द का जो दिया गया भंडार है, बुद्धि, तर्क वितर्क, स्वयं काम में लेकर बालक इसमें बुद्धि, तर्क वितर्क स्वयं काम में लेकर निर्णय लेते हैं। इसमें बालक खुद कार्यशील है। देखो बालक खुद ही काम कर रहा है और खुद काम करता है तो वो कौन सी हो जाएगी, अपने आप ही मनोवैज्ञानिक। इसमें बालक में बुद्धि, तर्क वितर्क, बालक अपनी बुद्धि, सॉरी मैं लिख देगा, बालक अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क और कर स्वयं उसका क्या करता है, निर्णय लेता है। इसीलिए विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक है। समझ में आ गया ये बात। तो ये कहाँ उपयोगी है तो देख लेते हैं। ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। समझ में आ गया, उपयोगी, ये विधि प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है। दूसरी विशेषता अगर बात करें तो नियमों का ज्ञान करवाए बिना भाषा पर पकड़ बनवानी है। नियमों का ज्ञान करवाए बिना भाषा के शुद्ध रूप पर, भाषा के शुद्ध रूप का अनुसरण करवाना है बालक को, कि उसे व्याकरण के नियम मत कराओ। अब छोटे जो बालक होंगे, प्राथमिक स्तर पे जो बालक होंगे, उन्हें नियम याद रह सकते हैं क्या, नहीं, उन्हें जो पाठ है ना वो याद रह सकता है। और ऐसे पाठों का चुनाव आपको मैंने पहले बताया था कि बहुत ही अच्छे राइटरों की बुक बालकों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। फिर अगर क्या कह रहा है कि यह विधि व्यवहारिक, क्योंकि बालक इसे क्या ला रहा है, खुद व्यवहार में तो ला रहा है, तर्क वितर्क करके स्वयं ही तो प्रस्तुत कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इससे यह विधि व्यवहारिक शुद्ध भाषा सिखाती है, शुद्ध भाषा सिखाती, क्योंकि अध्यापक बोलता है, बच्चे लिखते हैं। एक तो ये था, एक अध्यापक उससे श्रुति लेख बोलेगा, लिखेंगे, और एक बालक से किताब पढ़वाते हैं छोटी कक्षा में, आपने देखा होगा, आपको खड़ा कर देंगे, पाठ पढ़ो बेटा, सभी बालक उस पर अंडरलाइन करते जाते हैं। ऐसा होता था ना आपके साथ। फिर नेक्स्ट बालक होगा वो पढ़ेगा, फिर ऐसे, तो इससे भाषा का क्या होगा, रिदम बन जाएगा और बालक उन शब्दों को पकड़ना शुरू कर देगा। जैसे आप ऐसा, ये विधि है क्या, तो देखो यह विधि लंबी है थोड़ी सी, यह विधि लंबी है। लंबी का अर्थ इससे कक्षा के अंदर एक्टिविटीज तो रहेगी, परंतु ये विधि लंबी है। और इसके साथ साथ क्या ये कठिन है, क्योंकि बालक को अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो शब्दों का भंडार उसके पास बहुत कम होगा, और ऐसा करने से ये विधि क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है, परंतु ये विधि लंबी है। ठीक है दोस्तों, आज हमने 3 विधियां की, छोटी छोटी है परंतु है महत्वपूर्ण। और तीनों विधियां किससे संबंधित थी, निगमन विधि से संबंधित थी, परंतु ये विधि किससे संबंधित है, आगमन विधि से संबंधित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि इसका लाभ आगे वालों को मिले। ठीक है, तो आप मेरा मनोबल बढ़ाते रहें, मैं आपको जल्दी से जल्दी जितनी कक्षाएं हो सकेंगी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो जय भारत, जय राजस्थान।